स्वागत है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों की मुलाकात चल रही है, बहुत अहमियत है इस मुलाकात की। 2 दिन के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ईस्ट लेक में नौका विहार की और चर्चा भी की। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वहां दौरे का दूसरा दिन, और वहां दौरा खास इसलिए है क्योंकि अनौपचारिक वार्ताओं और मुलाकात का दौर चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि इससे मतभेद दूर होंगे, नजदीकियां पड़ सकती हैं और यह सब कुछ अगर संभव होता है तो एक नई युग की शुरुआत हो सकती है। पहली तस्वीर देखिए चीन की चाय का आनंद लेते हुए, दूसरी तस्वीर देखिए उसके ठीक बगल में चाय पर चर्चा। और चाय पर चर्चा मोदी करते रहते हैं, देश में करते रहे हैं, देश की जनता के साथ, और अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चाय पर चर्चा। तीसरी तस्वीर है ईस्ट लेक में नौका विहार। ईस्ट लेक चीन की सबसे बड़ी लेक है, करीब 87 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर में ये लेक फैली है और झील किनारे सैर करते हुए दो दोस्तों की तरह से एक दूसरे के करीब आने की कोशिश, हर वो अनौपचारिक पहल करते हुए, ताकि औपचारिक तौर पर जब वार्ता हो, जब टेबल पर आमने सामने बैठे कभी, तो उस समय कोई ठोस हल निकले, ठोस नतीजा निकले। अहमियत रखती है मुलाकात। लगातार हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये अनौपचारिक बातचीत का दौर है जो चल रहा है इस समय। वुहान शहर में है, वुहान मध्य चाइना में स्थित है और बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये। सियासत, चीन की सियासत में इसका बहुत अहम योगदान है और यहां से माओ जेदांग जो है ये उनका शहर है, उनका घर यहां पर मौजूद है जिसको म्यूजियम बना दिया गया है। इस शहर में म्यूजियम्स भी बहुत ज्यादा हैं और प्रधानमंत्री भी एक म्यूजियम में गए थे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस गर्मजोशी के साथ दोनों ही नेता जो है वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में प्रसून शर्मा जी जो है डायरेक्टर है सेंटर फॉर चाइनीज स्टडी के, वो मौजूद है। प्रसून जी, ये तस्वीरें तो बहुत दिलचस्प हैं और इससे जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा होगा इस समय पाकिस्तान हो रहा होगा, लेकिन मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि भारत और चीन के रिश्ते जो हैं, क्या वो अब एक सच में नए युग की शुरुआत करेंगे? हमें रियलिस्टिक होना चाहिए और दूसरा, पाकिस्तान के बारे में हम काफी भारत की तरफ से ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि चाइना इतना कंसिडर नहीं करता है और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा फोकस पाकिस्तान को दिया जाए इस बड़ी वार्ता में। बिल्कुल। और झील की तस्वीरें देख के और जो आपने अभी जो धुन सुनाई थी उससे एक और था कल्चरल डिप्लोमेसी की इस बार बात हुई, जिसमें भारत की तरफ से एक मुद्दा उठाया गया कि जो विदेशी फिल्में हैं चाइना में जो 33 से 34 सालाना अलाउ की जाती है, उसमें से 3 से 4 फिल्मों को ही भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो क्यों ना बॉलीवुड की मूवीज का या तो लिमिट हटा दी जाए या बढ़ा दी जाए। दूसरा, चाइना ने एक पेशकश की, क्योंकि बॉलीवुड अभी काफी फेमस है, कि बॉलीवुड मूवीज को चाइना में आके शूटिंग करना चाहिए। जैसे आप झील देखिए या कुछ इनके प्रोविंस थे जिन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया, जैसे हुबे है, लियोनिंग है, जियांसू है। तो कल्चरल डिप्लोमेसी की भी बात हुई। दंगल फिल्म ने वहां पर प्रसन्न जी सबसे ज्यादा कमाई की है, रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है दंगल फिल्म ने। जी, औसतन बॉलीवुड मूवी, प्रत्येक बॉलीवुड मूवी का इस साल 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। जैसे दंगल ही नहीं, हिंदी मीडियम सीक्रेट सुपरस्टार जो कि वहां पे बड़ी फेमस है और उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, या जो उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट है उससे मिलना चाहते हैं लोग। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं चीन को भी ये अब महसूस हो चुका है कि भारत के साथ संबंध खराब करके उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर आएगा। लेकिन भारत अभी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो कमजोर स्थिति में है, चीन की तरह हम उस तरह से नहीं है। तो क्या ये जो मुलाकात हो रही है या आगे जो संबंधों में सुधार होगा, कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा, बराबरी का शेयर होगा, हम उम्मीद करें? नहीं, पहली बात, हम कमजोर नहीं है, हम अपनी स्ट्रेंथ के लिए अवेयर नहीं है। हमें अपना स्ट्रेंथ, यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम उनके बराबर अर्थव्यवस्था में शेयर नहीं दे रहे हैं। वो हमारे देश में ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा हमारा उस तरीके का शेयर नहीं है चीन के लिए। नहीं, अगर आप देखिए ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करिए, पर चाइना से जो अनऑफिशियल आंकड़े हैं वो तकरीबन 5 गुना इन्वेस्टमेंट के हैं, क्योंकि चाइना से सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेनलैंड चाइना से नहीं होती, जो उनकी कंपनी सिंगापुर या बाकी देशों से भी इन्वेस्ट करती हैं। जी, ये मार्केट ड्रिवन है और ये इनफॉर्मली हो रहा है। अगर फॉर्मली, जैसे अभी चाइना में जो प्रतिबंध है, चाइना से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी चाइनीज कंपनी को, तो काफी बड़ा और लंबा प्रोसीजर है, वो पैसा भारत में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सारे डोकलाम या जो भी नेगेटिव इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये चीन की भी मजबूरी है
अब मार्केट प्रसून जी, इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा। मार्केट और ट्रेड की बातचीत चूंकि हो रही है, उसका जिक्र हो रहा है, तो क्या चीन ने वुहान शहर को चुना तो इसके पीछे उसके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वुहान में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है, करीब 3,500 के आसपास वहां पर कंपनियां हैं जो वहां पर काम कर रही हैं, तो शायद उनके लिए एक मार्केट तलाशने की भी कोशिश होगी जिनपिंग की ओर से। जी बिल्कुल, वुहान इसलिए भी चुना गया क्योंकि अभी स्ट्रेटेजिक डायलॉग में भी हेबे प्रोविंस ने पार्टिसिपेट किया था और वो एग्रेसिवली फॉलो कर रहे हैं इंडिया को सॉफ्टवेयर मार्केट के लिए, स्किलिंग के लिए। क्योंकि अब आप देखिए चाइनीज इंटरनेट प्लस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पिछले 10 दिन में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं इनके बारे में और हुबे उसको मतलब काफी एग्रेसिवली फॉलो कर रहा है। और 10 दिन पहले की बात है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक आईटी जोन का भी अनाउंस किया है जिसमें 72 घंटे के लिए आपको कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है और अगर आपका स्टार्टअप वहां पे सिलेक्ट होता है तो आपको लाइफ टाइम वर्क परमिट भी मिल सकता है। तो ये सारी जो चाइनीज न्यू विजन्स आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हेबे प्रोविंस काफी मतलब आतुर है। पावर सेक्टर की अगर हम बात करें, हम मेट्रो की अगर बात करें, तो 80% जो हमारा सामान है मेट्रो का वो चाइनीज आ रहा है, चाइना से हम मंगा रहे हैं। पावर सेक्टर की हम बात करें तो हमें अब बहुत जरूरत है बिजली की, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं, तो हमें तो क्या लगता है कि अब पावर सेक्टर में भी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन की तरफ से बढ़ेगा? जी बिल्कुल, अगर आप सोलर की बात करें, तकरीबन 2 चाइनीज कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बना ली है। अब हम हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं जिसमें सोलर और विंड दोनों हो। हाइब्रिड टरबाइन के लिए भी कुछ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इंडिया में है, पर क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स काफी महंगे हैं और अगर चाइनीज आते हैं तो हमारी जो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो घटती है। अब आप सोलर में भी देखिए पिछले 5 साल में 15 रुपए से लेकर अब 2 रुपए के आसपास आ गई है और आप एलईडी में भी देखिए जो 100 रुपए में बिकता था 10 या 15 रुपए में बिक रहा है। तो फायदे दोनों तरफ है। ठीक है, मैं 2017 या 2018 के वित्त वर्ष का जिक्र करना चाहूंगी। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, वो मैं बताना चाहूंगी कि अप्रैल से जनवरी के दौरान भारत ने चीन को $10.3 बिलियन का निर्यात किया, जबकि इस दौरान भारत ने चीन से लगभग $63.2 बिलियन का आयात किया। इसमें भारत को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे प्रयास करें, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको लगता है कि इस बार ये कोशिश होगी कि ये जो घाटा भारत को हो रहा है चीन से आयात में या निर्यात में जो हमारा कम है, तो उसको हम पाटें, उसको थोड़ा सा हम बराबर करें? क्या उम्मीदें देश लगा सकता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और इसमें भारत सरकार प्रयासरत है। अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने जो कॉमर्स मिनिस्टर चाइना के आए थे उनके सामने भी ये रखा गया था ट्रेड डेफिसिट का और उसके सॉल्यूशंस भी बताए गए। जैसे एग्रीकल्चर में अभी हमारा काफी पोटेंशियल है पर चाइनीज अभी परमिट नहीं करते हैं। जैसे सोयाबीन है जो यूएस से वो तकरीबन 15 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, अब यूएस ने उस पर बैन लगा दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे के लिए। ऐसे ही राइस जो कि वो तकरीबन 8 बिलियन के आसपास का इंपोर्ट करते थे यूएस के लिए, वो भी हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं और ये दोनों मुद्दे उठाए गए हैं। अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखिए 50 बिलियन के आसपास है, ये दो ही जो कमोडिटीज है तकरीबन 50% उसको एड्रेस करती है। जो साउथ सी की जो समस्या चाइना के साथ हमारी लगातार चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ हल निकाल पाएंगे? क्योंकि अपना दबदबा बनाने के लिए चाइना हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जी ये तो अब स्वाभाविक है, 2 बड़े देश दोनों ही विश्व शक्ति बनना चाह रहे हैं, ये टसल तो रहेगी और ये हमें बड़े आजकल जो फ्रेनेमीज की जो है, फ्रेंड्स एंड एनिमीज, वो बेहतर तरीके से कौन बैलेंस कर पाता है उस पर ही डिपेंड करेगा। प्रसून जी, आपके हिसाब से वजह क्या रही है? हाल फिलहाल में आप 2-3 महीने पहले हम बातचीत करते थे कि 1 महीने में 17 बार इन्फिल्ट्रेशन हो गया, उससे पहले हम अलग अलग मुद्दों पर टेंशन की बातचीत करते थे, लेकिन इन 2-3 महीनों में आपके हिसाब से ऐसा परिवर्तन क्या आया? राजनीतिक कारण रहे या फिर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल रहा है वो वजह रहे, या फिर अमेरिका से जिस तरीके से ट्रेड को लेकर हाल फिलहाल में कुछ निगेटिव इश्यूज मिले हैं, निगेटिव न्यूज मिले हैं चाइना को, उसके बदले वो एक मार्केट प्लेस अलग तरीके से तलाशना चाहता है? वजह क्या रही है? जी 2 तरह की वजह जो मैं देखता हूं, जो डोकलाम या जो भी बॉर्डर पे ये डिस्प्यूट हुए, पहला चाइना का इंटरनल पॉलिटिक्स था। डोकलाम जब हुआ तब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का इलेक्शन चल रहा था। डोकलाम के पीछे इंटरनली उन्होंने जो भी उनके ओपोनेंट्स थे उनको मतलब हटाया गया। डोकलाम के बाद जब नाउ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक बहुत बड़े और बहुत पावरफुल लीडर बन गए हैं, उसके बाद आप देखिए यूएस का टैरिफ वॉर
और जो थोड़ा माइनॉरिटीज के इश्यूज वहां पे भी हैं, जो इस्लामिक रिलेटेड माइनॉरिटीज उससे रिलेटेड हैं, और पाकिस्तान में जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, अभी आप देखिए जो सीपैक की बात करते हैं तकरीबन 2.5 साल का डिले है वहां पे, और जो एसओईज हैं, जो स्टेट ओन एंटरप्राइज हैं, उनको एक तरह से सुसाइड लगता है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली उसमें वो देखते हैं एज अ नेशन, बट स्टेट ओन एंटरप्राइज इसको मुनाफेदार और लॉन्ग टर्म विजन से नहीं देखते हैं। बिल्कुल, चलिए ये चर्चा बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। तस्वीरें लगातार हम तक पहुंच रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। झील के किनारे सैर हुई है, नाव की सवारी हुई है, लंच का आगे कार्यक्रम है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटेंगे जरूर, लेकिन क्या एक वाकई में नई शुरुआत हो पाई है, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। एक ब्रेक का बहुत जल्द वापस लौटते हैं।